नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और अब आज बात करेंगे हम प्रणब मुखर्जी के नागपुर में दिए भाषण और उसके बाद विवाद की। प्रणब मुखर्जी के नागपुर जाने से पहले और नागपुर में भाषण देने के बाद भी विवाद थम नहीं रहा। प्रणब मुखर्जी के आरएसएस मुख्यालय में भाषण दिए जाने के बाद विवाद बढ़ता दिख रहा है। प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को नागपुर में संघ के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाषण दिया तो लगा कि अब विवाद थम जाएगा, लेकिन एक तरफ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जहां खुशी जाहिर की तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी की प्रणब मुखर्जी से नाराजगी दूर होने की बजाय बढ़ती दिखी। वहीं संघ की ओर से बयान आया कि प्रणब मुखर्जी ने भाषण में जो बातें कही हैं वो संघ की सोच से अलग नहीं हैं। असल में प्रणब दा के भाषण में राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। अपने भाषण में उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सरदार पटेल का भी जिक्र किया था। तो आज समझेंगे कि असल में इस भाषण को लेकर ऐसा क्या है कि तमाम पक्ष उसे अपना भाषण या फिर उनके विचारधारा का भाषण बता रहे हैं और विवाद हो क्यों रहा है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है राहुल जी आपका। हमारे साथ बीजेपी से तरुण विजय जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रणव झा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, प्रणव आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा प्रणव आपसे। प्रणब दा जब जा रहे थे उससे पहले भी कांग्रेस की ओर से अलग अलग राय दिख रही थी। कुछ लोग न जाने के पक्ष में थे, कुछ लोग कहते निमंत्रण को अस्वीकार कर देना चाहिए था। भाषण तक ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भाषण के बाद भी कांग्रेस में अलग अलग बयान आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रणब दा ने संघ के मंच से संघ को आईना दिखा दिया, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की बात करने के लिए संघ के मंच की क्या जरूरत थी। ये विरोधाभास क्यों है? कविन, मेरे ख्याल से जब ये पहली दफ़ा ये समाचार आया कि वो जाने वाले हैं तो लोग थोड़े संशय में थे और जाहिर है, लेकिन आधिकारिक रूप से आप देखें तो पार्टी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। व्यक्तिगत टिप्पणियां जरूर हुई और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार मौजूद था। जो मुझे ध्यान है कि नो कमेंट करके हमने कहा कि सुन ले पहले उनको, उसके बाद ही उचित है कुछ टिप्पणी करना। और कल रात में जब भाषण समाप्त हुआ उसके बाद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा कि हम अभिभूत हैं उनके भाषण से कि उन्होंने आरएसएस के मंच से आरएसएस को आईना दिखाकर और उनको ये बताया कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रीयता क्या होती है, पेट्रियटिज्म क्या होता है और इस देश के मूल्य क्या है, जो प्राचीन मूल्य हैं, सभ्यता के मूल्य हैं और जो भारतीयता है, जो इंडियननेस है, वो जो सर्वधर्म समभाव है और भारत का जो मूल्य है, जो कि सबको साथ लेकर सहिष्णुता और बहुलतावादी और जो सब कुछ होकर के भी एक यूनिटी है, उसको ही उस धरोहर को संजोने में ही वो इंडियननेस, वो जो भारतीयता है उसका प्रवाह है। और वो अगर कहीं रुकता है तो उसमें जो जड़ता आती है, उससे जो है सभ्यता का फिर विघटन होता है। और जो आशय जो हमें लगा कि जो पूरी जो बातें हैं, इसके विपक्ष में, इसके विपरीत में अगर कोई हमेशा से खड़ा रहा है इस समाज में, इस देश में, इस राजनीतिक सोच में, तो आरएसएस है। और हालांकि उनकी तरफ से टिप्पणियां आई कि उन्होंने उनके भाषण को तरजीह दी, उसको स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि उनके विचारों से वो सहमत हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उन्होंने उनके दरवाजे खोले हैं, उन्होंने उनके ज्ञान चक्षु खोले हैं। सुरजेवाला जी ने उसको मकड़ जाल कहा कि जो है अंधेरा घटेगा और एक उजाले की तरफ वो अग्रसर होंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। अब ये उन्होंने इसको कितना जो है आत्मसात किया है ये तो आने वाले समय में दिखेगा। आत्मसात पर तनु विजय साहब से पूछूंगा, लेकिन आपने कहा कि आप लोगों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अभिभूत हुए उनके भाषण से। जी, अभिभूत उनके भाषण से हुए या अभिभूत उस बात से भी हुए जो कांग्रेस हेगड़ेवार साहब के नाम पर मुंह भाव सिकोड़ती थी और उनकी जब वो पहुंचते हैं वहां पर और विजिटर बुक में लिखते हैं कि वो देश के महान सपूत थे, उस पर भी अभिभूत हुए? ये सवाल हमसे कुछ लोगों ने कहा और मैं समझता हूं कि सार्वजनिक जीवन में कुछ औपचारिकताएं होती हैं। आप जब सामने पड़ जाते हैं, बहुत अच्छे मित्र ना भी हों, आप नमस्कार करते हैं, मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं। कभी किसी ऐसी जगह जहाँ जाते हैं जहाँ कि सामान्यतः आप ना जाएं तो उनका पानी पीते हैं, चाय पीते हैं उनके साथ।
तो औपचारिकताओं पर को प्रश्न ना किया जाए तो श्रेयस्कर है समाज के लिए, और इसमें इसको इतनी गहन सूक्ष्मता से ना देखा जाए, इतनी गहराई से ना देखा जाए, इसको औपचारिकता ही रहने दिया जाए। उनका अधिकार है, एक सामान्य नागरिक, एक पूर्व राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने क्या टिप्पणी की, उसको औपचारिकता के रूप में देखा जाए। चले तरुण साहब, कांग्रेस कह रहे हैं कि भाई भाषण को अब उसके साथ खड़े होते हैं और वो कह रहे हैं कि आरएसएस के मंच से आरएसएस को आईना दिखाया। अभी आपने सुना वो कह रहे हैं कि हमने मकड़ जाल खोला और कुछ उससे मार्गदर्शन संग लेगा। कितना कुछ आप मार्गदर्शन लेना चाहते थे प्रणव दा से और कितना लेंगे? देखिए, हम तो मानते हैं कि हर स्वयंसेवक, देशभक्त और हिंदू संस्कृति तथा सभ्यता में विश्वास रखने वाला प्रणव दा के भाषण से अभिभूत है। और अगर आप भी अभिभूत हैं तो हम मानते हैं कि आप भी सही रास्ते पे आ रहे हैं और प्रणव दा की बात को आप अब समझने लगे हैं। और बड़ी परेशानी है, शब्द नहीं मिल रहे हैं, जवाब देने के कुछ तर्क नहीं मिल रहे हैं, पेशानी पर परेशानी के बल झलक रहे हैं और ऊँ में बात होती है। तो एक मैं बताता हूँ, एक सज्जन खरबूजा धो रहे थे तो धोते धोते फिसल गया। बड़ी कोशिश की कि खरबूजा वापस आ जाए, नहीं आया, तो फिर पीछे से जल चढ़ा दिया कि जा तुझे पितरों को दान दिया। तो कांग्रेस ने भी बड़ी कोशिश की, नेता भेजे, बयान दिए, ये किया वो किया। सुपुत्री बहुत आदरणीय हैं और हमारी बहुत अच्छी उनसे मित्रता है, तो उनसे भी उन्होंने कराया, सब कुछ कर लिया। जो जाने वाले हैं उनको परेशानी नहीं, जो बुलाने वाले हैं उनको परेशानी नहीं, जिनको बुलाया नहीं वो परेशान हो रहे हैं। तो ये बात थोड़ी आप भी समझ लीजिए, ये वक्त थोड़ा सहानुभूति का भी है। ये दौर बौद्धिक अस्पृश्यता का जो एक तंत्र है उसके ढहाने का है। मैं मानता हूँ प्रणव दा ने जो सेकुलर तालिबानिज्म चल रहा है देश में, कि मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ जाओ और मैं चाहूँगा कि तुम वहाँ ना जाओ, मैं जो समझूंगा वो आपको करना चाहिए। प्रणव दा कांग्रेस अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, उनके पास विवेक नहीं है कि वो ये निर्णय कर सकें कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। वो सारा विवेक इनके पास है। तो ये तय करते हैं कि अब मनीष बाबू की अपनी परेशानियां हैं, चिदम्बरम बाबू की अपनी है, जयराम रमेश जी की अपनी है, लेकिन ये सब कांग्रेसी नहीं है साहब, ये व्यक्तिगत हैं, ये वहाँ व्यक्तिगत रिपब्लिक है। तो ये परेशानी भी है, ये परेशानी भी है। तो इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। प्रणव दा ने एक बौद्धिक अस्पृश्यता को तमाचा मारा और जो बौद्धिक तालिबानीकरण देश में चल रहा था वामपंथियों के द्वारा, और कांग्रेस में देखिए इंदिरा जी का हमसे बराबर संपर्क रहता था। वे हमारे कार्यक्रम में विवेकानंद शिला स्मारक में आई, हमारे वरिष्ठ प्रचारक जो सरसंघ चालक होने वाले थे एकनाथ जी रानाडे, उनके साथ वो आके उन्होंने शिला स्मारक में पूरी मदद की और अपनी तरफ से भी उन्होंने सहायता की। और अयोध्या आंदोलन में तो हमारा संपर्क था, सरदार बूटा सिंह जी भी थे, तो सबको मालूम है क्या स्थिति थी। पंडित नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ के स्वयंसेवकों को पूर्ण गणवेश में शामिल किया, पूर्ण गणवेश में। और क्योंकि 1962 में हमने देश और सैनिकों की सहायता की थी, और उन्हीं पंडित नेहरू ने 250 कम्युनिस्ट नेताओं के पार्लियामेंट स्ट्रीट में गिरफ्तार किया था देशद्रोह के आरोप में। तो साहब ये इतिहास का आईना तो देखना चाहिए कभी कभी धूल हटा के। हम तो प्रसन्न हैं और हम प्रणव दा ने वो कहा है जो हम बचपन से अपनी शाखा में सुनते, पढ़ते और गुनते आए हैं, और संविधान हमारे लिए सर्वोच्च है। वही बात राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जी को कहनी थी। आदर्श स्थिति दिख रही है राहुल जी कि जब एक राजनेता, वरिष्ठ वयोवृद्ध राजनेता, जिसे कहा जाए कि राजनीति का पका हुआ खिलाड़ी, वो एक ऐसे मंच पर जाता है जहां पर दो विचारधाराएं और दोनों आज खुश दिख रही हैं कि दोनों विभूत हैं कि उन्होंने जो कहा वो उनकी बात थी। प्रणब मुखर्जी इस समय भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह की जगह पर स्थापित हो गए, जहां दोनों पक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ये बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ कि दुर्लभ अवसर है देश के सामने और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, लेकिन गंभीरता की बात यह है कि मैं भी बहुत अभिभूत हूँ उनके भाषण से भी और उस पूरे प्रसंग से। आप देखिए, उसको समग्रता में अगर आप देखें तो अब तक एक जो राजनीतिक अस्पृश्यता का एक माहौल और वो चलन बन गया था, वो टूटा है, उसको उन्होंने तोड़ा है उच्चतम स्तर पर। उन्होंने ये साबित किया है कि कोई भी संवाद से परे नहीं है और ना होना चाहिए। हर विचारधारा को हर विचारधारा से संवाद करना चाहिए उच्चतम स्तर पर और सार्वजनिक रूप से, कोई गुपचुप नहीं। दूसरी बात ये, अगर संवाद की परंपरा, स्वस्थ संवाद की परंपरा
कायम होती है और इससे ये मिसाल बनती है और इसका और आगे लोग इसको अपनाते हैं तो ये देश के लिए बहुत शुभ होगा। दूसरी बात कि उन्होंने 3 शब्दों पर, जिन शब्दों को लेकर संघ और संघ परिवार और बीजेपी की सबसे ज़्यादा आलोचना होती है, उन्हीं 3 शब्दों के विस्तार में अपना पूरा भाषण रखा, वो और किसी चीज़ पर गए नहीं। आप एक अद्भुत संयोग ही मैं कहूँगा, क्योंकि ये तो हम नहीं मान सकते कि मोहन भागवत और प्रणब मुखर्जी ने पहले आपस में तय कर लिया था कि मैं क्या बोलूँगा आप क्या बोलेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। उन्होंने अपना भाषण पहले से तैयार किया था, उन्हें नहीं मालूम था कि मोहन भागवत क्या बोलेंगे, लेकिन मोहन भागवत ने जो बोला और जो प्रणब मुखर्जी ने बोला उनमें कुछ सूक्ष्म अंतरों के अलावा आपको एक बड़ी समानता भी दिखती है। मुझे एक अंतर दिखता है कि भागवत जी के भाषण में संवैधानिकता का उल्लेख नहीं था। प्रणब मुखर्जी ने अपने सारे भाषण में इन तीनों बड़े शब्दों को, राष्ट्र, राष्ट्रत्व यानी नेशनहुड और राष्ट्रवाद, इनको संविधान सम्मत और संविधान के मूल्यों की परिधि में और संविधान के आसपास ही रखा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये हमारा राष्ट्रवाद, आज के भारत का राष्ट्रवाद हमारे संविधान से प्रवाहित होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा कि भारत यूरोपियन राष्ट्र राज्य बनने से पहले से राज्य रहा है, लेकिन हमारा आज का राष्ट्रवाद कैसा हो, उसको किन मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए, किनको सर्वोच्च मानना चाहिए और उसकी महाभारत या उसकी गीता कौन सी होनी चाहिए। वो महाभारत की गीता नहीं हो सकती, वो हमारा संविधान हो सकता है। तो ये एक अंतर है, महत्वपूर्ण अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, लेकिन दोनों के भाषण बहुत अच्छे थे। भागवत जी का भाषण में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर आप आपत्ति कर सके, कोई भी तथाकथित सेकुलर भी आपत्ति कर सके। वो समावेशी था, समन्वयवादी था और सकारात्मक था। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को और इस घटना को संपूर्णता में देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी और सकारात्मक चीज़ हुई है। प्रणव, मैं चाहूँगा जो बात तनुजय साहब कह रहे थे कि क्या वाकई ऐसा है कि एक जिसका उन्होंने उदाहरण दिया, मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ, संवैधानिक शब्दों का जो दायरा उसके लिहाज से, कि एक ऐसा नेता जो कि कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका में रहते थे और सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी पार्टी को किसी पर था तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन क्या वो भरोसा इस पूरे के पूरे इवेंट के बाद वहीं पर खड़ा दिखेगा या वो दरका है? मेरे ख्याल से ये बहुत उचित प्रश्न मैं नहीं कहूँगा, क्षमा चाहते हुए, क्योंकि एक हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई शक नहीं कि कांग्रेस से उनका ताल्लुक रहा और बहुत लंबी भूमिका उन्होंने अदा की और बहुत एक जो कहते हैं उंगली पकड़ कर चलाना और समय समय पर सलाह से, मतलब परेशानियों से उबारने वाला व्यक्तित्व है उनका। लेकिन जब एक बार वो संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं तो वो उनका सारा संबंध जो है वो राजनीतिक संबंध किसी पार्टी से फिर वो उससे ऊपर उठ जाते हैं। और उनका धरोहर जरूर है, उनका धरोहर है। और शायद जो टिप्पणियां हुई, जिन टिप्पणियों की आप चर्चा कर रहे हैं या आमतौर पर लोग आलोचना कर रहे हैं उसको लेकर के, उनके संबंध इन लोगों से थे, इन्होंने साथ काम किया था, तो शायद ये उनके व्यक्तिगत जो है आघात है उनका, वो शायद उसका एक्सप्रेशन था वो। उससे इतर जो है मेरे ख्याल से उसको देखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति रहेंगे और वो देश की धरोहर है, वो स्टेट्समैन है और पूरे देश पे उनका अधिकार है, पूरे देश का उन पर अधिकार है। तो उनको एक राजनीतिक जो कहते हैं फ्रेमवर्क में क्लोज करके देखना जो है उनके साथ थोड़ी ज्यादती होगी। यही तो सवाल प्रणव हो रहा था पिछले 2 दिन से कि असल में जब पूर्व राष्ट्रपति है, अगर दूसरे कांग्रेसी नेता दिखा दे तो इतनी समस्या नहीं होती। पार्टी ने दिखाई है, मैं कह तो रहा हूँ आपको। आप ये जो बात जो है वो पेड़ में से चिड़िया की बात कर रहे हैं, मैं पेड़ की बात कर रहा था कि हमने तो भाषण का इंतजार किया उन्होंने क्या कहा उनके मंच से, और उसके बाद हमने कोई प्रतिक्रिया दी। और हम नहीं, उससे पहले आपके इतने वरिष्ठतम लोगों ने क्या क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, उनके घर जाके मनाने की कोशिश की आनंद शर्मा ने। और गलत बात है ये, कोई आधिकारिक बात नहीं, राहुल जी किसी आधारविहीन बात है ये। तो आपकी बात नहीं है, आप जो बोल रहे हैं क्या मेरे ख्याल से पार्टी ने अधिकृत किया है इसके लिए? जी मैं उससे पहले अनधिकृत बोला। मैं सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ कम्युनिकेशन हूँ राहुल जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं बगल में बैठा होता हूँ, मुझे मालूम है क्या पार्टी ने तय किया है दशा दिशा बोलने को, जो शब्द बोले जाते हैं
मैं ये जवाब भ्रम मेरे ख्याल से इसका उत्तर मैंने इसके पहले खंड में भी दिया और कल पार्टी ने भी इस बातों पर अपना वक्तव्य जाहिर किया। उसके मेरे ख्याल से उसको घाटने का कोई मतलब नहीं, उससे और कुछ नहीं निकलेगा। इससे पहले जो बयान आया वो व्यक्तिगत बयान थे, लोगों के बयान थे। ये राहुल जी जो कहना चाह रहे हैं या फिर जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि जब कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व मंत्री, कई सारे इस तरह के नेता बयान दें तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की रजामंदी है। अगर नहीं थी तो उसे डिनाई करना चाहिए था कि वो पूर्व राष्ट्रपति हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका नाता नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति जैसे पद पर रह चुके हैं। तो ऐसे में वो उनकी इच्छा है कि वो कहां जाएं या न जाएं। आप वही बात कह रहे हैं जिस बात को मैं कह रहा हूं, आप दूसरी तरह से कह रहे हैं। हमने कहा कि पार्टी ने अपने मन से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पहली प्रतिक्रिया पार्टी की कल आई है उनके भाषण के बाद, और वही पार्टी की प्रतिक्रिया है। चलिए, अब उसके पहले आपकी तो आगे बढ़ने की बात, लेकिन आप अभिभूत हैं भाषण के बाद, ये ऑफिशियल लाइन है। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये बात कही, ये प्रेस रिलीज पड़ा है हमारे सामने। नहीं वो ये कह रहा हूं कि इस पे इस जो प्रश्न, मूलभूत प्रश्न ये रहा कि जो बात उन्होंने, जो वक्तव्य रहा उनका वहां जाकर, जो सवाल उन्होंने उठाए कि क्या आरएसएस सुनने को तैयार है, कि क्या आरएसएस अपने आप को बदलने को तैयार है, कि क्या जो भूत में गलतियां हुई हैं क्या आरएसएस उनको मानने को तैयार है, क्या आरएसएस सहिष्णुता को लेकर के बदलने को तैयार है, क्या बहुलतावादी जो अपने समाज का एक परिदृश्य है क्या उसको अपनाने को तैयार है, क्या सर्वधर्म संभाव को लेकर तैयार है। कहाँ इनकी परिधियां बढ़ी। मुख्य अतिथि आपने बुलाए और ऐसे मुख्य अतिथि को आपने चुना जिन्होंने 2010 में बुराड़ी अधिवेशन में सीधे तौर पर हमला किया आपकी उस विचारधारा को लेकर, और उसको लेकर काफी शोर मचा, भगवा आतंकवाद को लेकर। एक बुराड़ी अधिवेशन, मुझे याद है कांग्रेस का जब उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था, वो यही प्रणब मुखर्जी साहब थे, लेकिन इसके बावजूद आपने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया, यानी कि संवाद को बढ़ाने के लिए जो बताया गया कारण था। लेकिन एक मेहमान को बुलाया और अतिथि ने कुछ सुझाव दिए, जैसे कि प्रणव अगर जो कह रहे हैं ऑफिशियल लाइन पर, उन सुझावों पर क्या अमल करेगी पार्टी या फिर संघ? देखिए, प्रणव जी जो कह रहे हैं ये तो इनका भाषण है, जो इन्होंने कहा है वो प्रणव दा के भाषण में ये सवाल उठे नहीं है। प्रणव दा ने वो कहा है जो हम अपनी शाखा में सीखते आए हैं, सर्वपंथ संभाव, भारत मेरी सर्वोच्च आराधना है और मैं किसी के साथ भी वैचारिक अस्पृश्यता नहीं करूँगा। प्रणव दा को आमंत्रित किसने किया? हमने किया ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वे हमारी आलोचना तब तक करता है जब तक हमें समझ नहीं पाता है, उसके विषय में हम मतभेद को मनभेद में कभी परिवर्तित नहीं करते। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है। और यही कारण रहा है कि चाहे कांग्रेस के लोग रहे, आपको ध्यान होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो मैं पांचजन्य का संपादक था। सबसे पहली बातचीत पांचजन्य के संपादक ने की थी। तब कांग्रेस ने 7-8 दिन तक बावेला मचाया था कि पांचजन्य के संपादक को मनमोहन सिंह ने कैसे, हमारा भी था कि हमने मनमोहन सिंह जी को सकारात्मक रूप से पांचजन्य में छापा। हमने कोई ऐसा नहीं किया। और यही जब पंडित नेहरू लंदन गए थे तो वहाँ एक प्रदर्शन होने लगा कि कश्मीर की नीति, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की नीति। तो जब परम पूज्य गुरु जी उस समय सरसंघ चालक थे, उनको पता चला तो उन्होंने उनको मना करवाया, कहा कि वे भारत के प्रधानमंत्री के नाते विदेश जा रहे हैं, विदेश में वे हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान पूरा होना चाहिए, मतभेद है तो भारत में प्रकट करिए। ये संघ की हमेशा नीति रही है। हमारे कार्यक्रमों में प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक विजय भाटकर हैं, माधवन नायर हैं, इसरो के वैज्ञानिक हैं, अब्दुल कलाम साहब आए, वे तो कोई संघ के स्वयंसेवक नहीं थे। तो हमने कभी मतभेद को मनभेद में नहीं होने दिया। जब से कांग्रेस में भी कभी ऐसा नहीं था। हम लोगों के पुरुषोत्तम दास टंडन है, संपूर्णानंद है, लाल बहादुर शास्त्री है, सबसे बहुत अच्छे संबंध रहे। जब से कांग्रेस पर विदेशी मन और विदेशी धन का प्रभाव बढ़ा, तब से ये घृणा फैली। क्यों घृणा फैली? मैं और प्रणय जी भले ही विभिन्न विचारधारा वाले हैं, क्या हमें आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए? हम लोग वामपंथियों से बातचीत नहीं करें क्या? अब हमारे यहाँ निरंतर डी राजा जो सीपीआई के लीडर हैं, AB वर्धन हैं, मणिशंकर अय्यर हैं, जयराम रमेश हैं, सब छपते रहे हैं। और जयराम रमेश ने पांचजन्य के लिए जब फिल्म बनी तो पांचजन्य के बारे में इतनी सुंदर बातें कही कि ये देश का राष्ट्रीय प्राण है, ऐसा करके उन्होंने बहुत सुंदर वाक्य कहा जो हमने छापा। तो तब भी कहा कि लेकिन क्या ये संवाद नहीं होना चाहिए?
वे अपनी विचारधारा पे आगे बढ़े, हम अपनी विचारधारा पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम शत्रु थोड़े ही हैं। संवाद संवाद होना होना चाहिए। अच्छी बात है। राजनीति में और लोकतंत्र में पार्टियों के बीच में ये दुश्मनी क्यों? अगर मेरा विचारधारा का विचार विरोध हो आपसे सकता है, बदल लेकिन है, संवाद जरूरी है। दुश्मनी देश के दुश्मन से होनी चाहिए। तरुण साहब, एक चीज थोड़ा सा क्लैरिटी कर दी, क्योंकि 2 दिन से काफी इस पर चर्चा हुई, लेकिन सही तथ्य नहीं आ पाए। प्रणव दा को बुलाने का, जो अतिथि बनाने का फैसला लिया गया, उनके पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते या कांग्रेस के एक ऐसे नेता होने के नाते जिनको बुलाने के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल मच जाएगी? देखिए, मैं तो संघ का प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता भी नहीं कि उनके आमंत्रण के पीछे क्या कारण रहा होगा। लेकिन एक सामान्य स्वयंसेवक भारतीय होने के नाते मैं समझता हूँ प्रणव दा एक भद्र और विद्वान राजपुरुष हैं, और इस कारण से संघ के कार्यक्रमों में ऐसे वैज्ञानिकों को, विद्वानों को, जिनका कभी जीवन में संघ से कोई संबंध नहीं रहा, हमेशा हम बुलाते हैं, हमेशा बुलाते हैं, चाहे वे कला के क्षेत्र में हैं, अध्यापन के क्षेत्र में हैं। ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ, तो उसी परंपरा का निर्वाह किया गया। प्रणव दा को मैं लगभग 30-35 वर्ष से जानता हूँ। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा, 3 मूर्ति लेन में थे, तब भी हमने उनका 5 जनवरी में साक्षात्कार छापा था। और जब वे विदेश रक्षा मंत्री बने तो वाशिंगटन में उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। जो स्पेसिफिक खास वजह नहीं थी कि प्रणव दा को चुना गया अतिथि के लिए। नहीं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ एक भद्र, शालीन और विद्वान राज पुरुष होने के नाते मैं उन्हें राज ऋषि कहूँगा। विद्वान है, अब तो वे राजनेता नहीं, तो उसको बुलाया तो अच्छी बात है। प्रणव, संक्षेप में, जिस तरीके से दरवाजे खुले हैं, बुलाने का सिलसिला जारी है, खतरा बढ़ रहा है या फिर आपको एक बेहतर मंच मिल रहा है अपनी बात को समझाने खुशी तो इन्हें होनी चाहिए कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता को संघ के आमंत्रण मिला, तो इससे बढ़कर संवाद की और क्या। चलिए संक्षेप, बहुत संक्षेप में कहूँगा। 2 बातें कही इन्होंने कि मुख्य अतिथि करके बुलाया उनको, और समय समय पे पहले भी इन्होंने कहा कि जिक्र होता है बार बार जो नेहरू जी को बुलाने का या इंदिरा जी को बुलाने का। तो मुझे ये लगता है, और आमतौर पर ऐसे लगता है जो सोचने वाले लोग हैं, कि समय समय पर जो कहते हैं वैलिडेशन की शायद आवश्यकता होती है, कि जो गणमान्य लोग हैं, समाज के स्थापित लोग हैं, वो उनके मंच से आएँ, तो एक जो स्वीकार्यता है। और उसका कारण ये है, मैं इस बात को इसलिए उकेर रहा हूँ, ये इसलिए ये कहते हैं कि वाद विवाद समाज में होते रहना चाहिए, जरूर होना चाहिए, पर किन से होना चाहिए? ऐसे लोगों से जो गांधी को नहीं मानते? क्या ऐसे लोगों से जो अंबेडकर को नहीं मानते? क्या हाल, जो ऐसे लोग हैं जो हर किसी को, जो इनसे प्रश्न करे उनको पाकिस्तान भेज देना चाहते हैं? ये किस तरह की मानसिकता है? ये किस तरह का भारतीय, ये कहाँ की परिकल्पना है? कैसे बातचीत हो सकता है? कैसे वाद विवाद हो सकता है ऐसी बातों? अभी ये तो प्रणव आप चुनावी भाषण देने लग गए। आपका कैसे गांधी जी कैसे हो संवाद? संवाद तो वहां हो जहां आदमी सुने और सुन के उसको आत्मसात करे, उसके लिए सम्मान हो। एक तरफा संवाद तो हो ही नहीं सकता। चलिए, वक्त खत्म हो रहा है। एक सेकंड, देश के करोड़ों स्वयंसेवक सुबह जब उठते हैं तो अपने प्रातः स्मरण में, आप लोग धरती का स्मरण करते हैं ना, आप किसी का स्मरण करते होंगे, हम गांधी का स्मरण करके दिन शुरू करते हैं। ये पाखंड नहीं है, ये आस्था है। चलिए विजय साहब, वक्त खत्म हो रहा है, माफी चाहूंगा। राहुल सर, आपको एक आखिरी कमेंट मैं चाह रहा था, लेकिन वक्त का तुझका बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी मुद्दे को लेकर हमने फेसबुक पे एक सवाल पूछा था कि असल में इस पूरे घटनाक्रम के बीच क्या प्रणब मुखर्जी साहब को आरएसएस के मंच पर, वहां पर कैडर पर को संबोधित करना चाहिए था, और जो राय है 69% लोगों ने कहा हाँ और 31% लोगों ने कहा नहीं। और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देखने के लिए लॉगिन कर सकते हैं, youtube.com/rajyasabha.tv/देशांतर। आपकी राय और सुझाव के लिए आप मेल कर सकते हैं dd.rajyasabha.tv@gmail.com। और अब बात दर्शकों के अहम सुझावों की, उनकी राय की। अरुण वर्मा हैं, जिन्होंने हमारे 7 जून के कार्यक्रम मौद्रिक नीति और लक्ष्य को लेकर लिखा है कि राज्यसभा टीवी के कार्यक्रमों की डिबेट इतनी सार्थक है कि राजनीतिक, अर्थनीति और ऐतिहासिक पक्षों को आसानी से समझा जा सकता है। कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले मेहमानों के असल ज्ञान से उन्हें बहुत लाभ होता है। एक और दर्शक हैं अविनाश सिंह, जो लिखते हैं इसी कार्यक्रम को लेकर कि राज्यसभा टीवी पर हर विषय पर अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं, और मेरा चर्चा में शामिल होने वाले मेहमानों से अनुरोध है कि आर्थिक जगत से जुड़े शब्दों को अंग्रेजी में बोले तो अच्छा रहेगा। हम कोशिश करेंगे और अपने मेहमानों को ये आपकी राय जरूर देंगे। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।